अस्सलाम वालेकुम। कंट्रोवर्सी टुडे के साथ आपकी खिदमत में हाजिर। जैसा कि आपको मालूम कि अब तक की अहम खबरें और इन खबरों पर हमारे तबसरा निगारों की राय। तबसरा निगारों के तारुफ से पहले आज के मौज़ूआत का तारुफ आपसे करवाते चलें। आज हम बात करेंगे, मौजू आज जी क्या हो सकता है जी। किसी भी महफिल में चले जाएं, किसी भी जगह पे आप सौदा सलफ ख़रीदने चले जाएं, किसी भी दोस्त को फ़ोन कर बैठें तो पहली 2-3 काम के जुमलों के बाद फिर यही पूछा जाता है, दसो फिर गुजरांवाले की हो रहा है। गुजरांवाले क्या हो रहा है जी। गुजरांवाले अपोजिशन अपना पहला शो करने जा रही है। बिलावल भुट्टो जरदारी जो है वो बरास्ता सियालकोट की एयरपोर्ट पे वो उतरे, कराची से सीधे आए और वो पहुंच चुके हैं। और मौलाना फजलुर रहमान जो हैं वो कल एक जुलूस की क़यादत करते हुए लाहौर से जाएंगे। और मरियम जो हैं उनके बारे में मुतज़ाद इतलात हैं। एक इतला तो ये है कि वो भी जा चुकी हैं और वहाँ पे जाके वो मेज़बानी करेंगी जो जलसे में आने वाली क़यादत है। कुछ क़यादत जो है नेशनलिस्ट पार्टियों की वो इस्लामाबाद से आएगी और यूं जो है अपोजिशन अपना रंग जमाएगी। इसका क्या इम्पैक्ट होगा या ये जलसा जो है ये उसकी उन तवक्कुआत को पूरा कर भी पाएगा कि नहीं कर पाएगा जो अपोजिशन ने इससे लगा रखी हैं, और ये हुकूमत के लिए कितना प्रेसिंग या हो सकता है उसका अंदाज़ा आप इससे लगा सकते हैं। ये अभी जो आपने फहरिस्त मुलाहिज़ा की है, ये वो लोग हैं जो गिरफ़्तार किए गए हैं 16 MPO के तहत। और हमने जो मुख्तलिफ़ लोगों से बात की उन्होंने कहा जी ये गिरफ़्तारियाँ आखिरी नहीं हैं, क्योंकि ये जलसा जितनी आखिरी वक्त में इसकी इजाज़त मिली है यहाँ पे नहीं हो पाने कोरोना वाले जो SOPs हैं ना, तो इन SOPs की वायलेशन में जलसे के बाद भी गिरफ़्तारियाँ होंगी ताकि जो आइंदा जलसे हैं उनके पार्टिसिपेंट को ये पैगाम दिया जा सके। ये बात जो है ये अपोजिशन का दावा है। तो वो मतलब जलसे के बाद भी वो कह रहे हैं जो लोग पहुँचे हुए हैं कि हम घरों को जाने का कोई इरादा नहीं रखते। ये एक सूरत हाल है। हुकूमत ने जी एक तो 2-3 काम किए हैं, अब ज़ाहिर है पता नहीं उसे करने चाहिए कि नहीं करने चाहिए। एक तो उन्होंने इजलास बुला लिया है उस वक्त जिस वक्त के ये जलसा इन प्रोग्रेस होगा उस वक्त कौमी असम्बली का इजलास बुला लिया। हालांकि फ्राइडे के आफ्टरनून में इजलास ख़त्म हो जाया करता है पार्लियामेंट का। पार्लियामेंटेरियंस अपने अपने हलकों में अपने अपने इलाकों में शहरों में वापस चले जाते हैं और फिर मंडे की सुबह को आते हैं। लेकिन इस दफ़ा हमने इस वक्त बुला लिया। कोई एमरजेंसी भी नहीं है, कोई एजेंडा भी इतना ख़ास नहीं है, लेकिन उन्होंने वो बुला लिया है। दूसरा, गुज़िश्ता 2 दिनों के अंदर कुछ 4 मीटिंग्स जो हैं वो महंगाई के ऊपर ली जा सकी हैं। मीडिया को बताया जा चुका है जी हम महंगाई को कंट्रोल करने के लिए बड़े संजीदा हैं। वो उस हवाले से सैटरडे वाले दिन शायद शुनीद है कि टाइगर फोर्स की भी एक मीटिंग होगी कि वो महंगाई को टाइगर फोर्स जो है वो कैसे शिकार करे जाके। ठीक हो गया जी। ये सारी वो सूरत हाल है जो जिससे पाकिस्तान का सियासी माहौल जिसे कहते हैं गर्म हो गया। इस गर्म सियासी माहौल में कौन क्या हासिल कर पाता है, और फरवरी से पहले एक तबका ऐसा भी है जिसका काम में जिसने हर काम जो है वो हमसाया मुल्क भारत से जोड़ना होता है, तो उस तबके ने जोड़ दिया है कि जनाब नवंबर से लेकर जनवरी तक भारत किसी भी वक्त हमला कर सकता है। ये एक नया पहलू। तो ये तमाम पहलू हैं जी। और हमारे मेहमान हैं जिनसे हम आज इस मौजू पे गुफ्तगू करेंगे। आज हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर फरजाना अरशद साहिबा। डॉक्टर साहिबा जो हैं वो GC यूनिवर्सिटी के अंदर पढ़ाती हैं जी, उस्ताद हैं, लोगों को बताती हैं कि पॉलिटिकल एनालिसिस कैसे होते हैं। तो हमने कहा कि हमें भी अपनी शागिर्दी मिलें और हमें यहाँ पे आके बताएं और समझाएं। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। उनके साथ आज पहली दफ़ा ही हमारे प्रोग्राम में कम अज़ कम मेरी मेज़बानी में तशरीफ़ लाए हैं मियाँ तारिक साहब। पाकिस्तान ओवरसीज़ ग्लोबल जी इन्होंने एक NGO बनाई है। NGO ये डॉक्टर नॉन प्रॉफिटेबल, हाँ जी NGO ही बना, NPO कह दे, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन बनाई है और ये ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ के मसाइल को उजागर करते हैं। वैसे बुनियादी तौर पे ये PTI में होते हैं और अभी भी कहते हैं कि पता नहीं मैं हूँ कि नहीं हूँ, लेकिन है जी। और हमने कहा कि चले इनको भी ज़हमत दी जाए यहाँ पे। और उनके साथ हमदम दरीना जनाब अरसलान रफ़ीक भट्टी साहब जो है हमारे लाहौर ब्यूरो चीफ़ हैं और अपनी तमाम तर रहनाइयों के साथ हमारे प्रोग्राम में जलवा अफरोज़। और इस वक्त हमें ज्वाइन करेंगे फ़ोन से, ये तो मेहमान होगा ना स्टूडियो वाले। इसके बाद हमें लाइव ज्वाइन करेंगे शफकत नदीम गुराया साहब, वो जो इस वक्त जलसा गाह में मौजूद हैं, जिससे हमें तैयारियों का कुछ पता चल सके। ओवर टू यू गुराया साहब।
जी बिल्कुल, गुजरांवाला के अंदर जो है पीडीएम अपोजिशन इत्तेहाद जो 11 पार्टियों पर मुश्तमिल है, उन्होंने पहला जो पाकिस्तान के अंदर जो है हुकूमत के ख़िलाफ़ जो है इज्तिमा गुजरांवाला में जिन्ना स्टेडियम में करने का जो अंदिया दिया था, आज उसके हवाले से तमाम तर इंतजाम जिन्ना स्टेडियम में किए जा रहे हैं। गुजरांवाला के अंदर जो सूरत चलती जा रही है इस वक्त, जो अगर मेरा कैमरा मैन दिखाए कि इस वक्त जो है स्टेज जो है सजाया जा रहा है और तमाम तर इंतजाम किए जा रहे हैं, और स्टेज के ऊपर जो है कायदीन के लिए अलहदा जगह बनाई जा रही है, मुकर्ररीन के लिए अलहदा जगह बनाई जा रही है। इसके साथ साथ ये बताता चलूँ कि जिन्ना स्टेडियम के अंदर 25,000 के करीब अफराद के बैठने की गुंजाइश मौजूद है, और इस गुंजाइश के हवाले से जहाँ तक ज़िली इंतज़ामिया के साथ जो मंजूरी दी गई है उसमें SOPs का खास ख्याल रखने, कोरोना वायरस के हवाले से जो तब्दीक की गई है। इस हवाले से गुजरांवाला के अंदर मुस्लिम लीग नवाज़ और पीपल्स पार्टी के कायदीन का ये कहना है कि हम तमाम तर हदायत और SOPs पे अमल दरामद करेंगे। इसके साथ साथ उनका ये भी कहना है कि गुजरांवाला के अंदर जो पहला जलसा है वो गवर्नमेंट के ख़िलाफ़ जो है कि रेफरेंडम साबित होगा, और गुजरांवाला शहर के अब्बासी जो ये साबित करेंगे कि गुजरांवाला शहर जो है जो इस वक्त इमरान खान की हुकूमत है उसको नहीं मानता, और उसके ख़िलाफ़ जो है जब सारे लोग घरों से निकल आए हैं। इसके साथ साथ ये भी बताता चलूँ जिन्ना स्टेडियम के अंदर जो है मुख्तलिफ जमातों के कायदीन जो आकर निगरानी कर रहे हैं, इंतजामात का जायज़ा ले रहे हैं, और उसके साथ साथ ये भी बताता चलूँ यहाँ साउंड सिस्टम जो है वो भी जो DJ जो मारूफ है DJ साउंड सिस्टम उसको यहाँ पर लाया गया है ताकि वो भी वर्करों के लहू को गरमा सके, यहाँ एक जज्बा पैदा किया जा सके। इसके साथ साथ ये भी बताता चलूँ ज़िला इंतज़ामिया ने भी तमाम तर इंतजाम मुकम्मल किए हुए हैं। सिक्योरिटी के हवाले से ये बताता चलूँ कि गुजरांवाला के अंदर जो सिक्योरिटी के भी तमाम इंतजाम मुकम्मल किए गए हैं, और तमाम जो PDM की पार्टियाँ उन्होंने भी अपने 500 के करीब वर्कर जो है उनको भी सिक्योरिटी के लिए तैनात करने का दिया हुआ है। जी, आपने ये रिपोर्ट मुलाहिजा की, गुराया साहब जो शफकत महमूद गुराया साहब हमारे कॉरेस्पोंडेंट है गुजरांवाला के, वो बता रहे थे कि क्या तैयारियों की क्या सूरत हाल है। डॉक्टर साहबा, थोड़ा सा पॉलिटिकल साइंस के आप भी तालिब इल्म ही कहा जाए, अगरचे आप पढ़ाते हैं, लेकिन सारे ज़िंदगी तालिब इल्म ही रहते हैं। ये पाकिस्तान जैसे माहौल के अंदर एक रूटीन की बात है, पॉलिटिकल प्रोटेस्ट होते हैं, पॉलिटिकली इंस्टेबिलिटी रहती है, लेकिन हर दफ़ा जब ये होती है तो चीज़ें ऊपर को, या बदतरी कह लें, ऊपर को चली जाती। जो ये हो रहा है ये पहले भी हुआ है हिस्टोरिकली, जो कि जितने मैसिव लेवल के ऊपर अरेस्ट हुए हैं, या जिस तरह हुकूमत ने पार्लियामेंट का, वैसे नवाज शरीफ साहब ने भी तो इजलास बुला लिया था ना पार्लियामेंट का, जब इमरान खान साहब पहुंचे थे वहाँ पे जलसा लेके, धरना लेके, तो वो अंदर पार्लियामेंट के अंदर इजलास बुला के बैठ गए थे। सो हिस्ट्री इज रिपीटिंग इटसेल्फ। एब्सोल्युटली ऐसा तो है कि हिस्ट्री बहुत से हवालों से रिपीट भी कर रही होती है, लेकिन बहुत सारी नई चीज़ें भी रजी साहब हो रही होती हैं। फॉर एग्जांपल ये जो ऊपर के लेवल पे हमें ये पता चला कि हुकूमत ने ये कहा है, प्राइम मिनिस्टर की सरबराही में कैबिनेट में ये फैसला हुआ कि कोई रोका नहीं जाएगा और इनको खुद ही अवाम के सामने ये एक्सपोज हो जाएंगे कि किन किन स्लोगन्स के ऊपर ये हुकूमत के ख़िलाफ़ खड़े हैं। और चूँकि वो करप्शन का एक मुसलसल आपको बताया कि रट्टा हुआ जुमला जो है वो लगाया जाता है कि करप्ट लोग हैं तो ये कैसे अवाम के सामने आएंगे। लेकिन नीचे के लेवल के ऊपर, जिस तरह आपने भी अपने इंट्रोडक्शन में कहा है, नीचे के लेवल के ऊपर तो इन्होंने मेरा ख्याल है हर गली मोहल्ले और काउंसिल लेवल के ऊपर गिरफ्तारियां की हैं। जो इन्फॉर्मेशन लेवल तक तो डेफिनेटली गिरफ्तार इन्फॉर्मेशन आई, मतलब वो लोग गिरफ्तार हुए हैं जो कि 4 बंदों को जिन्होंने इकट्ठे करना था। आपको पता है एक आम बंदा जो है वो जनरली देख रहा होता है लोकल लेवल के छोटे जो लोग हैं पार्टी के, मतलब छोटे का मतलब ये है कि छोटे कारकुन जो हैं उनके साथ चल के जाने के हवाले से उन्होंने प्लान किया हुआ होता है। तो ये एक इम्पैक्टफुल हो सकता है कि इससे वो गैदरिंग जो है वो बड़े साइज़ की गैदरिंग को कम किया जा सके। लेकिन रज़ी साहब इशू और है, इशू ये है कि इस वक्त अवाम के अंदर हुकूमत क्या अपनी लेजिटिमेसी मेंटेन कर पाई है। 2.25 साल, ऑलमोस्ट हाफ ऑफ द टेन्योर इज कंप्लीट। तो हाफ ऑफ द टेन्योर में तो गवर्नमेंट अपनी परफॉर्मेंस की पीक पे होती है। जनरली हमने देखा है कि गवर्नमेंट स्टार्ट डिलीवरिंग, मतलब हाफ ऑफ द टेन्योर पे गवर्नमेंट डिलीवर करना शुरू कर, क्योंकि आखिर में जाके आखिरी साल तो आपको पता है सिर्फ इलेक्शन ही होता है, इलेक्शन के हवाले से चीज़ आगे देख रहे होते हैं। तो आपकी परफॉर्मेंस का जो मेन समझ लें, जो जितना आप मेन अपनी परफॉर्मेंस दिखा सकते हैं ना, वो आधे टाइम पे आप एवेलुएट कर सकते हैं। तो इस वक्त एवेलुएशन जो है वो यही है कि हमने देखा कि चीनी, आटा, बाकी जो चीज़ें हैं हमारे जो जिस तरह बिल्स हैं, फॉर एग्जांपल इलेक्ट्रिसिटी है, गैस है, इसी तरीके से पेट्रोल प्राइसेस है, इन तमाम की चीज़ों की कीमतों के हवाले से अवाम ने क्या रिसीव किया। हुकूमत से अवाम ने रिसीव ही करना है ना, वी आर एट द रिसीविंग एंड, आम जो लोग हैं। तो उस हवाले से अगर आप जिस तरह अभी कल भी बात हो रही थी, चीनी महंगी नहीं, चीनी नाराज भी है चीनी दूसरे चीनी नाराज भी है। कल भी अभी अच्छा देखें, एक
عام کامن سا فکرہ میں چند کامن لوگوں کی باتیں بتاؤں گی. ایک تو یہ استعمال ہو رہا ہے کہ اس حکومت میں کرپشن اربوں سے نہیں بلکہ سینکڑوں اربوں سے ان کا ہر سکینڈل شروع ہو رہا ہے. یہ اپوزیشن کے مختلف لوگ یہ بات کرتے ہیں لیکن اس میں حقیقت بھی نظر آتی ہے. فار ایگزامپل 1200 روپے والی گندم جو 1200 روپے من خریدی گئی کسان سے اور اس وقت 2500 2600 بلکہ اس سے بھی بیونڈ جاتی ہوئی نظر آ رہی ہے اور اس وقت باہر سے بھی امپورٹ کرنے کی جو کہ ڈیلے کر کے امپورٹ ہو رہی ہے اور اس ڈیلے کی وجہ سے قیمتیں مزید اوپر چلی جاتی ہیں. اس سچویشن کا ذمہ دار کون ہے اور یہ 100% پرائس جو ہے وہ کس نے ریسیو کی ہے, یہ بنیادی سوال ہے. یا کون کر رہا ہے؟ مسلسل کر رہا ہے. اسی طریقے سے چینی کی ڈبل سے اوپر جاتی ہوئی پرائس, اس کا وہ ڈیفیسٹ جو ہے وہ کسان تک نہیں گیا کسی بھی لحاظ سے, مطلب جو جس نے پیدا کیا اس کا. آپ نے چینی خریدی ہے؟ میں نے رضی صاحب کل چینی خود خریدی تو میں نے 100 روپے کل خریدی ہے. تو لیکن یہ کہ جس طرح پہ آپ نے بھی دیکھا ہوگا سوشل میڈیا کے اوپر بھی, بلکہ میں نے خود بھی میٹرو میں جا کے دیکھا کہ وہاں پہ 110 روپے چینی بھی لکھی ہوئی ہے قیمت جو ہے. اسی طرح سے ابھی مجھے شام کے وقت کسی نے بتایا کہ پشاور میں چینی کی قیمت جو ہے وہ 110 سے 15 کے درمیان ہے اور پشاور میں 20 کلو آٹے کا تھیلا جو ہے سرکاری ریٹ کے علاوہ جو مل رہا ہے, کیونکہ سرکاری سارے لوگ کہہ رہے ہیں کہ کھایا نہیں جا رہا, اس کی قیمت جو ہے 1200 سے 1300 کے درمیان چلی گئی ہے. تو آپ خود اس بات سے اندازہ لگائیں. حالانکہ پشاور میں تو رضی صاحب صادق اور امینوں کی حکومت ہے پچھلے 7.5 سال سے, تو وہ تو بڑا بنیادی سوال بنتا ہے کیونکہ پنجاب میں تو نون لیگ کی وجہ سے مہنگائی ہے اور سندھ میں چونکہ بھٹو زندہ ہے اس وجہ سے مہنگائی ہے, تو ادھر تو کچھ فرق ہونا چاہیے تھا نا. اچھا دوسری بات جو ہے ہم بات کر رہے ہیں اس ویسے وہ اصول میں یہ کال پڑھ رہا تھا ایک فلاسفر کا کہ کسی بھی حکومت کو سب سے پہلے گالی جو دیتی ہے وہ خاتون خانہ دیتی ہے, کیونکہ جب اس کے کچن کا مسائل جو ہیں وہ خراب ہوتے ہیں تو سب سے پہلی گالی کسی بھی حکومت کو کچن سے پڑتی ہے. اس وقت رضی صاحب آپ کی بات بالکل درست ہے, اس وقت حکومت کی دشمن خود حکومت ہے. اب خان صاحب نے پچھلے ہفتے نوٹس لیا تھا مہنگائی کا اور کہا تھا سموار سے ایک کھلے عام جنگ ہوگی مہنگائی کے حوالے سے, ہم سٹیٹ کے ریسورسز استعمال کریں گے. آپ دیکھیں انڈوں کی قیمت 35 سے 40 روپے اوپر چلے گی, آج 180 روپے انڈوں کی قیمت ہے مارکیٹ میں. میرے خیال میں ارسلان صاحب کے پاس زیادہ انفارمیشن ہوتی ہے, ارسلان صاحب بھی یہ شیئر کریں گے. 35 روپے گوشت بھی اوپر چلا گیا, 180 روپے, یعنی کہ وہ نوٹس کیا تھا, وہ نوٹس لیتے ہیں تو چیزیں آسمان پہ چلی جاتی ہیں. ایک دوسری بات یہ جو عوام اور حکومت کے درمیان ٹرسٹ ڈیفیسٹ ہے, یہ ایکچولی ڈیفائن کرے گا اپوزیشن کے مومنٹم کو. یہ جو مطلب ایک کل سے جو شروع ہوگا, ظاہر ہے انہوں نے آگے بھی پورا پلان کیا ہوا ہے جلسوں کا بھی, اور الٹیمیٹلی وہ کہتے ہیں ہم سیٹن کی طرف جائیں گے یا ہم اسمبلیوں سے ریزائن بھی کر دیں گے, اور اس حوالے سے اسی فارمولے اور اصول کے اوپر انہوں نے اپنا ایک بات بتائیے. سوری میں آپ کی بات انٹرپٹ کر رہا ہوں. دیکھیے حکومت قیمتیں واپس نہیں لا سکتی, رائٹ, اور حکومت جو ہے وہ امیڈیٹلی کچھ ڈیلیور کرنے کی کوشش نہیں. وہ کیسا سمبولک چیز ہو کہ حکومت جو ہے لوگوں کا اعتماد جو ہے تھوڑا سا حکومت کی طرف ڈائیورٹ ہو, جو کہ لوگ لوز کر چکے ہیں. یہ بات جو ہے آپ کی میرے خیال میں یہ تو پی ٹی آئی کے لوگوں سے پوچھنی چاہیے, یہ تو حکومتی نمائندوں سے پوچھنی چاہیے. میں تو یہ سمجھتی ہوں, میں تو اس بات کو آپ کی بات کو انڈورس کر سکتی ہوں کہ اور تو کوئی ایسا ہمیں کرشمہ ہوتا ہوا نظر نہیں آ رہا کہ آپ کوئی مہینے 2 مہینے کے اندر یا 3 مہینے کے اندر عوام کے اعتماد کو بہتر کر سکیں. مطلب نہ تو ہمیں لگے گا کہ کوئی, مجھے نہیں لگتا کہ کبھی بھی یہ حکومت جو ہے پیٹرول کو کوئی 65-70 پہ لے آئے گی, یا آٹے اور چینی کی قیمت جو ہے وہ 35-40 کے درمیان آٹا آ جائے گا اور چینی جو ہے وہ دوبارہ 55 سے 60 کے درمیان لے آئیں گے. 1-2 روپیہ تو سارے لوگ مہنگائی افورڈ کر سکتے ہیں, لیکن ڈبل آف دا قیمت از سم تھنگ مطلب جو کہ کبھی نہیں ہوا. ہم کہتے ہیں ہسٹری ریپیٹ کرتی ہے, ہسٹری میں کبھی ایسا نہیں ہوا رضی صاحب کہ ان بیسک چیزوں کی قیمتیں 5-10 روپے نہیں بلکہ ڈبل کے اوپر چلی گئی ہوں, اور کنٹینیوسلی. دیکھیں چینی کو 1 سال ہو گیا قیمت اوپر جاتے ہوئے. آٹا جو ہے, اچھا آٹے کے حوالے سے آپ نے میرے خیال میں ہم نے کئی دفعہ پچھلے پروگرام میں بھی بات کی. ایک چھوٹی سی چیز, ڈان نیوز میں ایک رپورٹ آئی تھی کہ پاکستان میں گندم کی پیداوار کم ہوئی ہے, کسی نے اس کے اوپر توجہ نہیں دی. اور جو حکومت نے توجہ دی تھی, انہوں نے کہا نہیں بمپر کراپ ہوئی ہے, حکومت نے یہ کہا تھا. لیکن پھر ایکسپورٹ کیوں کی ایکسپورٹ کرنے کے بعد پھر پتا اچھا مطلب اسی دکم پیل میں ایکسپورٹ بھی کر لی, پھر پتا چلا اور شارٹیج ہو گئی ہے, قیمت اور اوپر چلی گئی ہے. پھر فیصلہ کیا کہ امپورٹ کرنی ہے, امپورٹ کو مزید ڈیلے کر دیا, اور ڈیلے کر اچھا اس سارے جب چیزیں ڈیلے ہوتی ہیں تو آپ کو پتا ہے قیمت کس طرح جمپ لگاتی ہے. تو یہ جمپ تو سارے خود اپنی نگرانی میں لگوائے گئے ہیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ گورننس کا یہ عالم ہے. تو جب آپ کی گورننس کا یہ عالم ہے, آپ کے اور عوام کے درمیان ایک ٹرسٹ ڈیفیسٹ کنٹینیوسلی بڑھ چکا ہے, تو میرے خیال میں پبلک سینٹیمنٹ بہت رائز ہے. اس کے حوالے سے میرے خیال میں میاں طارق جاوید صاحب بتائیں گے کہ پبلک سینٹیمنٹ کو کیسے کنٹرول کریں. جی بالکل ٹھیک ہے میاں صاحب. یہ جو 2.25 سال کے اندر بہت سارے لوگوں کا جو رومانس جو تھا وہ ہوا ہے, غلطی کہاں پہ ہو گئی جی پی ٹی آئی سے, اور کیا وہ اقدام حکمرانوں نے 1-2 سمبولک میئر ہی لینے ہوتے ہیں سر
جس سے ان کی عوام کے اندر ہو جاتی ہے، خاص طور پہ بزنس مین کمیونٹی کے اندر. مثلا میں نے ایک پی ٹی آئی کے دوست سے کہا تو انہوں نے کہا کہ اب تو بس یہی کسر رہ گئی ہے کہ ہم یہ کہیں کہ یہ مرغیاں جنہوں نے انڈے دینے تھے وہ دراصل پٹوارنے ہیں، اور وہ پی ٹی آئی سے نون لیگ سے ان کا تعلق ہے، اس لیے وہ انڈے نہیں دے رہی، اس لیے انڈوں کا ریٹ بڑھ گیا. میں نے کہا یار اس مرغی کی تو دادی بھی نہیں پیدا ہوئی ہوگی جب آپ کی حکومت آئی تھی. تو کہنے لگا بس یہی ہے ہمارے پاس، اور اس کے علاوہ ہم کیا بات کریں آپ سے. سر ایک تو یہ جسٹیفیکیشن ہو سکتی ہے کہ جتنی بھی، اور دے رہے ہیں بہت سارے پی ٹی آئی کے دوست، کہ جناب یہ جتنا بھی مارکیٹ کا میکنزم ہے وہاں پہ چونکہ نون لیگ کے لوگ چھائے ہوئے ہیں یا بیٹھے ہوئے ہیں، مبینہ طور پہ میں ایگری نہیں کرتا اس سے، لیکن وہ کہتے ہیں انہوں نے ایک کرائسس کریٹ کر دیا. ایوری ٹائم جو گورنمنٹ آنی ہوتی ہے، اور عمران خان صاحب فرمایا کرتے تھے کہ 200 ماہرین میرے پاس ہیں معاشیات کے، سر وہ سارا کچھ ادھر ادھر ہی ہو گیا میاں صاحب. سب سے پہلے تو شکریہ جی آپ کا، آپ نے جو سوال کیا ہے کہ پی ٹی آئی سے غلطی کیا ہوئی ہے. تو میں سمجھتا ہوں پی ٹی آئی سے جو بیسک سب سے پہلی اور سب سے بڑی جو غلطی ہوئی ہے نا، وہ پاکستان کا میڈیا مینیج نہیں کر سکی. پاکستان کا میڈیا اگر پی ٹی آئی مینیج کر جاتی تو جو پی ٹی آئی کے اچیومنٹ تھی، جو اچھے کام تھے، جو دکھائے جا سکتے تھے، وہ تو میڈیا نے نہیں دکھائے. لیکن جہاں جہاں حکومت کی غلطی ہے، چلیے آپ ہماری آج رہنمائی کر دیجئے، کوئی ایک دو اچھے کام پی ٹی آئی کے بتا دیجئے جو انہوں نے کیے ہوں. سر بے شمار ایک دو تو ہے ہی کچھ نہیں، بے شمار کام کیے ہیں. آپ ایک سے شروع آپ دیکھیں میں چونکہ میرا تعلق اوورسیز پاکستانیوں سے ہے، بالکل ٹھیک، تو میں آپ کو بتاتا ہوں پاکستان اوورسیز پاکستانیوں کے لیے سب سے پہلے اس حکومت نے وہ عزت پیدا کی جو عزت نواز شریف اور زرداری دور میں ہم گوا بیٹھے تھے. ٹھیک ہو گئی. گرین پاسپورٹ کی عزت ہمیں بالکل پاکستان میں دی، جو انٹرنیشنلی جو ریلیشن شپ تھی پاکستان کی. اور یہ تو فیلنگ بھی ہو سکتی ہے نا آپ کی، میں کوئی میئرز کی نہیں بات کرتا ہوں. فیلنگ سر، آپ یہی تو بات ہے کہ اگر آپ میری فیلنگ اس کو کہہ رہے ہیں کیونکہ آپ کا بھی تعلق میڈیا سے ہے، اس کو دنیا نے ثابت کیا ہے. اس میں آپ دیکھیں یو این او کی جو آج تک جو سپیچز ہوئی ہیں، جو خان صاحب جب گئے، میں بھی گیا ہوا تھا اس وقت امریکہ میں، تو اس طرح کی بے دھڑک. یو این او کی سپیچ کے نتیجے میں کیا ہوا سر اس کے بعد ابھی ایک اور کشمیر بھارت لے گیا سر 270 کشمیر بھارت لے گیا نا اس سپیچ کے بعد. سر ابھی وہ تو آپ کو منشن بھی نہیں کرنا چاہیے، وہ تو ابھی شکست فاش ہے سر، ابھی نہیں کرنا چاہیے منشن. سر ابھی کرونا ہے جی جی، تو کرونا پہ ہمارے پرائم منسٹر نے ایک اپیل کی ہے. لے جائے سر کیا ہوا؟ انڈیا کشمیر لے جائے. 70 ملکوں کو فائدہ ہوا ہے، 70 ملکوں کو. ہم ایک لفظ نہیں بولے سر کشمیر جانے کے اوپر، ہم ایک لفظ نہیں بولے. جس نے احتجاج کیا وہ اس ملک کا غدار ہوگا. ہم نے احتجاج کرنے والوں کو گرفتار کیا، پرائم منسٹر نے کہا میں آدھ گھنٹہ کھڑا ہوں گا، نہیں ہوئے. سر کوئی ایک اقدام بتائیے سر. میں لرن کرنا چاہ رہا ہوں. میں وہی تو بتانا چاہ رہا ہوں آپ کو، ہوا کو آپ رخ ہی چینج کر رہے ہیں. آپ دیکھیں اس پرائم منسٹر نے ایک اپیل کی ہے آ کے، ابھی جو پوری دنیا میں پینک پھیلا ہوا تھا، اور پاکستان وہ پہلا ملک تھا، غریب ملک، جو ہمارے پاس کھانے کے لیے روٹی نہیں ہے، ہم لوگوں سے مانگ کے کھانے والی قوم ہے. واقعی نہیں ہے. ایک منٹ ہولڈ کیجئے گا. چودھری جعفر اقبال صاحب نے ہمیں جوائن کیا ہے. السلام علیکم چودھری صاحب، سنا ہے آپ کے گھر کے باہر پولیس بیٹھی ہوئی ہے؟ رضی صاحب کل سارا دن یہ آنکھ مچولی چلتی رہی ہے. کل ہم نے ایک ورکرز کنونشن رکھا ہوا تھا، NS-70 کا قومی اسمبلی کا حلقہ ہے. اوکے. اور کل صبح پولیس جو تھانہ ڈنگا کی اور تحصیل کھاریاں کی ہے، وہ گھر میرے کو دن میں 4 دفعہ سیل کیا، 4 دفعہ سیل توڑی ہم نے. پھر جو لوگ باہر سے آ رہے تھے انہیں کوئی 500 میٹر 1 کلومیٹر دور گاڑیاں کھڑی کر کے آنا پڑا. اور شام تک یہ سلسلہ چلتا رہا. لیکن الحمدللہ ہم نے ورکرز کنونشن بھی کیا، گجرانوالہ جانے کا اعلان بھی کیا. مطلب یوں ہی تھا جیسے ہم مقبوضہ کشمیر میں کوئی پروگرام کر رہے ہوں، مقبوضہ علاقے میں. اور پھر بالآخر رات کو یہ کیا کہ جو مہمانوں کا کھانا تھا وہ اٹھا کے کھانے میں لے گئے. تو میں نے SHO صاحب سے پوچھا کہ شاید وہ لنگر کھانوں پہ کھانا کم پڑ گیا جو عمران خان صاحب نے بنائے تھے، تو وہاں بھی اب نون لیگ والوں کو کھانا پہنچانا پڑے گا. چلے جلسے میں جا رہے ہیں سر، کتنے کیسا جلسہ؟ جی بالکل بالکل رضی صاحب، کل اس پولیس محاصرے کے باوجود ہم نے کوئی
1200-1400 वर्कर्स का कन्वेंशन किया है और भरपूर किया है और बड़ी सादा सा वहाँ पे ऐलान किया है कि मियां नवाज शरीफ का जो बयानिया है वोट को इज्जत दो, हम उसका बोझ उठाने वालों में से हैं, भागने वालों में से नहीं। और बिल्कुल कल ठीक है। जुमे को हम जीटी रोड लाला मुसा से इंशाल्लाह काफिले की सूरत में गुजरांवाला शरीक होंगे। और अगर रास्ते में पुलिस ने रोका तो कोई मतलब कि वापस आ जाएंगे, क्या होगा? नहीं, फिर दमादम मस्त कलंदर होगा जी। ठीक है जी, बहुत शुक्रिया। चलो, जाफर इकबाल साहब साबिक पार्लिमानी सेक्रेटरी बराए दिफा हमारे साथ थे। सर कंटिन्यू कीजिएगा। सर अभी जाफर इकबाल साहब जो अर्ज कर रहे हैं कि वो दमादम मस्त कलंदर होगा, ये कौन सा दमादम मस्त कलंदर है? जो इनका जो लीडर है वो यहाँ से बीमारी का एक पूरा ड्रामा बना के चला गया है लंदन में, और वहाँ से बैठ के वो इन सबको कुर्बानी का बकरा बनाना चाहता है। लेकिन शुक्र अल्लाह का ये करें कि नून की हुकूमत नहीं है। अभी तो सिर्फ गिरफ्तारियाँ ही अगर इस हुकूमत ने की है ना, तो मैं समझता हूँ कि ये फिर भी आसान है। ये तो इन्होंने तो मॉडल टाउन में लोगों को कत्ल करवा दिया था सर, सही गोलियां, सीधी गोलियां चलवाई थी इन्होंने। सही। जो इनके मुखालफिन है उनको ये कुचलने के लिए किसी हद तक भी चले जाते थे। बिल्कुल सही। ये गुजरांवाला में ये जो टेलर लगा रहे हैं, जो इन्होंने सर्कस लगानी है, ये कुछ भी नहीं होना। अगर ये सुबह पहुंचेंगे तो पाए खाएंगे, नाश्ता करेंगे, अगर दोपहर को जाएंगे तो चिड़े खा के वापस आ जाएंगे, और वहां पे कुछ भी नहीं होना सर। बिल्कुल सही। ये जो हिकमत अमली ये बना रहे हैं, हमने 126 दिन का धरना किया पीटीआई ने इस्लामाबाद में। अगर धरना आप नाश्ता नहीं किया करते? अगर धरने वहाँ पाए और चिड़े नहीं थे, एक वहाँ ना चिड़े थे ना पाए थे, एक डीप आई वहाँ तो हम वो सैंडविच मिल जाते थे या बिरयानी मिल जाती थी, वो हम नाश्ता करते थे। सुबह तो होता ही कोई नहीं था वहां पे। सर मैं खुद होता था सुबह वहाँ पे। क्या बात कर रहे हैं आप? ठीक। ये जो बयानियां लेके आ रहे हैं नवाज शरीफ से वोट को इज्जत दो, अगर वोट को इज्जत दिलानी है तो जनाब हम उनसे हाथ जोड़ कर उनसे इल्तिजा करते हैं, आए भी अपनी आवाम के अंदर आए। आप बहाना लगा के वहां पे जाके लाल सुबह होके फिर रहे हैं, पार्कों में लोग आपको गालियां निकाल रहे हैं, आपको कहीं पे चलने नहीं दिया जा रहा किसी जगह के ऊपर। इनका यकीन करें, मैं लंदन में होता हूँ, ये घर से निकलने से पहले अपने चौकीदारों को और लोगों को, मुलाजमीन को भेजते हैं कि चेक करके आओ कोई पाकिस्तानी तो नहीं इर्द गिर्द नजर आ रहा। जहां भी ये निकलते हैं चोर चोर की आवाजें शुरू हो जाती हैं। कौन कहते हैं जी? पाकिस्तानी जिनका माल लूट के ये लेके गए, जिन्होंने मुंह छुपाए होते हैं। सर लूटने वाली बात नहीं सर, मैं आप पुरानी फिल्में निकाल के देख रहे हैं, मैं सबसे ज्यादा मुजाहरे किए हैं नवाज शरीफ के घर के सामने। मैंने तो मुंह नहीं छुपाया हुआ सर। आपके टीवी के ऊपर बैठ के मैं कह रहा हूँ कि पाकिस्तान की दौलत लूट के इनको सब कुछ याद है, इनको हर चीज याद है। ये याद नहीं है कि वो फ्लैट कहाँ से खरीदे हैं। इन्होंने वो मिसाइल कहते हैं मैं कंधे पे उठा के लाया हूँ, जो पता नहीं उनका नाम भी याद नहीं था, और ये कह रहे हैं कि जी पाकिस्तान जब मेरी हुकूमत थी तो दूध की नहरें यहाँ पे बह रही थी। और सर मॉडल टाउन के कातिल आज भी आजाद फिर रहे हैं। वो ब्यूरोक्रेट इनको आज भी वहां जाके नहीं कबाब खिला रहे हैं जी वहां पे। अगर मैं 2 सालों से मॉडल टाउन के कातिल आजाद फिर रहे हैं, तो 2.25 साल से हुकूमत क्या खा रही है? हुकूमत गोलगप्पे खा रही है। अगर नैब वाले किसी को पकड़ते हैं तो आप शोर मचाते हैं आज कि जुल्म हो रहा है, इमरान खान गिरफ्तार करवा रहा है। इमरान खान का नैब के साथ क्या ताल्लुक है? फैजन वो आपने, मैं अब दोबारा आपकी तरफ आता हूं मियां साहब, और मैं आपसे यकीनन वो सवाल अपनी जगह पे, कोई एक बात, मेरा हर पीटीआई के दोस्त से ये सवाल होता है, कोई एक सॉलिड बात जो कि इस हुकूमत ने की हो कश्मीर सरेंडर करने के अलावा। आप याद कर लीजिए, मैं भट्टी साहब से बात कर लूं पहले। भट्टी साहब, सर जी कल का जलसा भाई साहब, वो मैं अपनी बात जो है ना जी, मैं पहले एक आपको नहीं, आपने मियां साहब का कोई जवाब नहीं देना। नहीं, मैं नहीं जवाब दे रहा। साढ़े प्रोग्राम से आए नहीं, मैं नहीं दे रहा। मैं आपको लतीफा सुनाने लगा, बड़ा अच्छा कल के जलसे के हवाले से आप मैं कहने लगा कि वो शुमाली कोरिया में ख्याल बनता है, नॉर्थ कोरिया शायद शुमाली बनता है ना जी, शुमाली। उसके वो किम जोंग ने ऐलान कर दिया जी कि हम अपना बंदा जो है वो सूरज पर भेजेंगे अगले 10 सालों। ठीक है जी। वो उन्होंने कहा कि सारे एकदम खामोश हो गए उनके सामने जो रिपोर्टर, और वो बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस कही थी, ज़ाहिर है सदर और बड़ा डिक्टेटर किस्म का, आमराना किस्म का उसका रवैया होता है। उन्होंने कहा जी कैसे? उसने कहा जी हम रात को भेजेंगे, दिन में नहीं भेजेंगे, सूरज ठंडा हो जाएगा। ये बात पहुंची ट्रम्प साहब के पास। उन्होंने कहा कि जो पागल आदमी है उसको पता ही नहीं रात का सूरज नहीं होता। वो बात पाकिस्तान आ गई जी। फिर उसके बाद उन्होंने कहा जी कि आपने कोई मसला नहीं है, ये तो सारे दोनों पागल हैं, इनको यही नहीं समझ आ रही, घबराना नहीं है, सूरज इतना ठंडा इतना गर्म नहीं है जितना लगता है। तो ऑपोजिशन अगर इतनी गर्म नहीं है जितनी लग रही है तो क्या जरूरत है?
रईस साहब का आपसे मुझे खबर की तवक्को थी, आप लतीफे सुना रहे हैं। मैं इसलिए मैं भी, आपने मुझे रोक दिया। मियां साहब ने बात की थी मीडिया मैनेजमेंट, मियां साहब की ना नहीं, एक छोटी सी बात मेरी सुन ले। सारा चैनल बंद होने जा रहा है मियां साहब मीडिया। नहीं, मैं बताता हूँ। देखें, जितना मीडिया मैनेजमेंट इस दौरे हुकूमत में हुई है रईस साहब, कभी भी नहीं हुई इतनी, तो डिक्टेटरशिप में नहीं हुई। मैं गवाह हूँ, जनरल ज़िया का दौर तो मैं ज़ाहिर है नहीं देखा उस तरह, मैं उस वक्त नहीं था मीडिया में, सीधी सी बात है जी। परवेज़ मुशर्रफ साहब का मैंने देखा, उसके बाद आपका दौर भी देखा। पॉलिटिकल गवर्नमेंट है, इसको तो चाहिए था जी कि मीडिया को खुली इजाज़त देती कि जी आप तनकीद करें, बराए इस्लाह करें हमारी, हम देखते हैं। लेकिन इन्होंने उल्टा सारी गंगा बहा दी। इन्होंने मीडिया को जितना मैनेज इस दौर में किया, किसी ने नहीं किया। एक बात, ये बात खत्म। अब आप आ जाइए जलसे पे। जलसे का रईस साहब लेटेस्ट ये है कि इन्होंने 16 MPO के तहत बड़ी पकड़ धकड़ कर ली, 500-700 बंदा इन्होंने पकड़ लिया। वो उन्होंने उसके बाद जब वो उन्होंने देखा कि जी ये दाल नहीं गलने वाली, वो लोग कुछ अंडरग्राउंड हो गए, कुछ घरों में से भाग गए। उन्होंने कहा जी कि अब करेंगे ये कि हम पाकिस्तान की तारीख में पहली मरतबा कोरोना के SOPs की वायलेशन के ऊपर FIR कटेंगी। अच्छा। और वो जलसे के बाद कटेंगी, ओके, जलसे से पहले नहीं कटेंगी। अच्छा फैसला। 28 नकात उन्होंने दिए। देखिए, जब जलसा होता है तो उसमें देखें रईस साहब, मैं भी इंसान हूँ, मैं भी वायलेशन दिन में करता हूँ। मैं हो सकता है मास्क ना लगा के जाता हूँ जलसे के अंदर, जहाँ पे 2-4-5 हज़ार ही आप कह लें बकौल PTI के लोगों के या हुकूमती कि जी 5,000 बंदा आ जाएगा या 10,000 आ जाएगा, चलें जी हम कहते हैं 1,000 बंदा भी आता है। जगह अगर थोड़ी है तो वहाँ पे वायलेशन होगी। मुझे बताएं, वहाँ सैनिटाइजिंग गेट लगाएंगे? आप सैनिटाइजर गेट तो नहीं लगा सकते ना जी, मुमकिन नहीं है। इतने सारे स्टेडियम के अंदर आना है, फिर कितने बंदे मास्क पहन के आएंगे? कैसे मुमकिन है कि सारे पहन के आएँ? कौन पहनता? और गुजरांवाला वैसे ही जो है वो पहलवानों का शहर है, वो कहाँ बात किसी की मानते हैं जी। और दूसरी बात, अभी इसी के साथ उन्होंने भूल जानी है, और वो इसलिए नहीं मानी उन्होंने, तो वो सारे के सारे वोट डाल गए नून लीग को, ऊपर कौमी असेंबली में भी और सूबाई असेंबली में भी। तो वो तो बात हो गई। अब 10,000 कुर्सियां। आप मुझे ये बताइए, आपने सड़क पे खेली है क्रिकेट? जी, है ना, मैंने भी खेली है। सड़क ज्यादा खुली होती है, स्टेडियम ज्यादा खुला होता है? यार ये मिर्जा शहजाद अकबर का मत मारी गई है कि जनाब सड़क पे कर लें, वहां पे खुली जगह होगी, स्टेडियम के अंदर जगह तंग होती है। यानी 35,000 लोगों की कैपेसिटी का स्टेडियम है जो सिर्फ सीढ़ियों पे बैठ सकते हैं। अभी ग्राउंड की बात नहीं हो बात कर रहे हैं, इत्तेसाब अकबर साहब जी, सॉरी, शहजाद 2 रोज से 24 घंटे में उन्होंने 2 प्रेस कॉन्फ्रेंस की है यार, और मौजूद उनका ये था कि जी ऑपोजिशन वाले, खास तौर पर नून लीग वाले, हमने इनके केसेस तैयार कर लिए हैं, फलां केस, ठीक है, चले हो गया। लेकिन जलसे पे वापस अगर जाएं तो रईस साहब, सीधी सी बात ये है जी कि आप एक बात ध्यान में रखें कि माजी में भी ये, मैं नहीं कह रहा, ठीक है, माजी में भी हुकूमत ही अपोजिशन के जलसे को कामयाब कराती है। सही। और कल हुकूमत ने पूरी कोशिश कर दी है कि अपोजिशन का जलसा हर सूरत कामयाब हो। मरियम की आपने शुरू में बात की, मरियम बीबी जो है वो कल 2 से 2:30 बजे के करीब जाती उमरा से निकलेंगी जी, और वो GT रोड से होती हुई हमने पहुंच जाना है। और उन्होंने सबने कह दिया, मौलाना फजलुर रहमान, बिलावल भुट्टो, तमाम जो 11 पार्टी। मैं अगला सेगमेंट आपसे शुरू कर लूंगा, प्रोग्राम का सेगमेंट बड़ा लंबा हो गया, ब्रेक पे जा रहे हैं जी। ब्रेक से बाद वापस आएंगे तो बात करेंगे हम इसी मौजू के, वो जारी रखेंगे, अभी अधूरा रह गया प्रोग्राम में। फिलहाल वक्फा। वेलकम बैक। कंट्रोवर्सी टुडे के अंदर आपको एक मरतबा फिर खुशामदीद कहते हैं। गुजरांवाला का जो है वो अपोजिशन का जलसा, और उस जलसे में जो है वो लोगों की पार्टिसिपेशन, और एक अपोजिशन जो है अब तक की जो अचीवमेंट है डॉक्टर साहिबा, कि वो एक नेशनल लेवल पे एक माहौल बनाने में कामयाब हो गई। देखिए, हम आज डिस्कस कर रहे हैं, कोई भी ऐसा मीडिया आउटलेट नहीं होगा जो आज इसको डिस्कस नहीं करेगा, नेगेटिवली या पॉजिटिवली। और अबलाग के दौर में, अबलाग का एक छोटा सा तालिब इल्म हूँ, अबलाग में डिस्कस होना शर्त होती है, नेगेटिवली हो या पॉजिटिवली हो, तो डिस्कस तो हो रहे हैं, अपोजिशन डिस्कस तो हो रही है। पॉलिटिकल थिएटर का अगर आप सेंटर स्टेज कहें तो इस वक्त अनफॉर्चुनेटली या फॉर्चुनेटली वो हुकूमत के पास नहीं है। रईस साहब, अभी मियां तारक जावेद साहब भी बात कर रहे थे, एक आधी बात उनके उस रेफरेंस में मैं बात करूंगी। आपने जो बात कही है कि डिस्कस होने वाली, मेरे ख्याल में हुकूमत भी बड़ा डिस्कस हो रही है,
لیکن حکومت کے ڈسکس ہونے کا جو ریزن ہے وہ کچھ اس طرح سے ہے کہ پرسوں غلام سرور خان جنہوں نے پہلے پی ٹی آئی پاکستان انٹرنیشنل ایئر لائن کا پٹھا بٹھایا, ایک بیان کر کے تیار زمین پر لے آئے, اور ایک بیان بھائی پاکستان کا میرے خیال میں پہلی دفعہ یہ ایسا ہوا کہ پاکستان کے ایک ممبر آف پارلیمنٹ نے پارلیمنٹ میں خطاب کیا اور اس کے اوپر رات کو سی این این نے پروگرام کر دیا کہ پاکستان ایک ایسا ملک ہے جس کی انٹرنیشنل ایئر لائن جو ہے اس میں 40% جعلی پائلٹس ہیں اور سسپیکٹڈ جعلی پائلٹس ہیں. پھر پتہ یہ چلا انویسٹیگیشن کے بعد کہ ایک بھی جعلی پائلٹ والا بندہ نہیں تھا جس کو نکالا گیا ہو, لیکن آپ نے اپنی جعلی لائسنس والا, اور آپ نے اپنی جو انٹرنیشنل ایئر لائن ہے اس کو آپ نے گراؤنڈ کر لیا, یعنی کہ ڈومیسٹک بنا دیا. اس وقت تو ڈومیسٹک ہے نا. جی بالکل. کل پرسوں انہوں نے ایک اور بیان دیا اور بڑا انٹرسٹنگ تھا میرے خیال میں, پتہ نہیں ان کی ہر بات جو ہے وہ کچھ نہ کچھ بات کرتے آج کل ان کا ایل پی جی کا سیزن شروع ہو رہا ہے, سچائی بھی منہ سے نکل. پرسوں انٹرسٹنگ بات میں آپ سے شیئر کرنا چاہ رہی ہوں, اور میں بتا رہی ہوں کہ ڈبیٹ کا حصہ کیسے ہے حکومت. پرسوں انہوں نے کہا کہ یہ جو روزویلٹ ہوٹل ہے پی آئی اے والا جو مینہٹن نیو یارک میں, چونکہ اس کے متعلق آپ کو پتہ ہے نا, خبر آئی کہ 31 اکتوبر سے بند ہو رہا ہے. انہوں نے پرسوں خیر انہوں نے کہا کہ نہیں جی 31 دسمبر کو بند کریں, لیکن انہوں نے ساتھ میں ایک اور بات بھی کلیئر کر دی. جو لوگ ایمبیگوس تھے, لوگوں کی ایمبیگوٹی انہوں نے دور کر دی. انہوں نے کہا جی پی آئی اے جو روزویلٹ ہوٹل ہے یہ 2018 تک تو تھا منافع میں, تو 2018 سے 2020 تک اس کے اوپر 10 ملین ڈالر جو ہے اس کے خسارے میں چلا گیا. 1 کروڑ ڈالر کا مطلب 1 ارب روپیہ ہے. آپ سوچیں ذرا, انہوں نے کہا 2 سال کے اندر پہلے تو 1 ارب 65 کروڑ. 1 ارب 65 کروڑ. رئیس صاحب بنیادی سوال یہ ہے کہ پہلے تو اس کے اوپر کوسچن ہونا چاہیے کہ 2018 کے بعد صادق اور امینوں کی حکومت آ گئی, تو ایسی کیا مس مینجمنٹ ہوئی کہ 2 سال کے اندر ہی 10 ملین ڈالر جو ہے اس کا قرضہ جو ہے اس کے اوپر چڑھ گیا, یہ ڈیفیسٹ ہو ڈاکٹر صاحب جواب میں دوبارہ آ رہی ہوں, ایسی مینجمنٹ ہوئی جیسی باقی جو وہ نہیں, یہ پوری دنیا کے ہوٹل تباہ ہو گئے ہیں, کورونا آیا, کورونا سے اوور ہال پوری دنیا کی تباہی ہوئی ہے. میاں صاحب ایک منٹ میں صرف اپنی بات کر لوں. انہوں نے دوسری بات یہ کی ہے کہ لوٹ مار کر کے پچھلی حکومت چلی گئی ہے. لوٹ مار کرنے والا وہ پچھلا پرائم منسٹر جو ہے وہ لنڈن میں پھرتا ہے تو لوگ نعرے مارتے ہیں. ان کی لوٹ مار تو ابھی تک ایکسپوز نہیں ہو سکی. ان لوٹ مار کرنے والوں کے زمانے میں تو چینی ایک منٹ کوئی جو سزائیں ہوئی ہمارے سامنے ہیں. پاکستان کی جو ڈاکٹر آف نیسیسٹی والا جو سین ہے نا وہ آن ہے, ہمیں اچھی طرح پتا ہے, ہمیں کوئی لالی پاپ دینے کی ضرورت نہیں ہے. ایک چیز بھئی ان صادق اور امینوں کے اس سے پہلے جب چور اور ڈاکو تھے تو چینی ہم خریدتے تھے 53 روپے کلو, ہم 53 روپیز کے اوپر چینی خریدتے تھے. ہم جو آٹا ہے قوم, یعنی کہ پوری ہم 21 کروڑ کی قوم جو ہے وہ 34 روپے کلو آٹا خریدتی تھی. اب چونکہ صادق اور امین آ گئے ہیں تو ڈسکشن میڈیا میں یہ بھی ہو رہی ہے, ان کے حوالے سے جو ڈسکشن ہے وہ تو صرف ہے ہی اس نقطے کے اوپر نا. اب صادق اور امین ہے تو آٹا جو ہے وہ 80 روپے کلو کے لگ بھگ چلا گیا ہے. تو آپ اس بات کو چور کون ہوا, وہی بات ہو گئی نا کہ موجودہ حکومت کا ہر سکیم, ہر سکینڈل اربوں سے نہیں سینکڑوں اربوں سے شروع ہوتا ہے. یہ علیحدہ بات ہے کیونکہ چونکہ نیب جو ہے, نیب کا چیئرمین جو ہے وہ اپنی خفیہ ویڈیوز کی وجہ سے بیچارہ انگلیوں پہ ناچ رہا ہے یا اس کی تنامیں پکڑی ہوئی ہیں. مطلب یہ میں کوئی سیکرٹ تو نہیں ڈسکلوز کر رہی, یہ تو اوپن سیکرٹ ہے, پاکستان کے لوگ جانتے ہیں. دوسری بات یہ ہے کہ جس طرح ابھی بات یہ ہو رہی تھی کہ سان ہے ماڈل ٹاؤن, میں اس کے ماڈل ٹاؤن کے اوپر میں ضرور کمنٹ کروں گی. ماڈل ٹاؤن کے 15 بندے, کوئی کہتا ہے 13, کوئی کہتا ہے 15, کوئی کہتا ہے 16, ان کا قتل عام ہو گیا جو ہے وہ 8 کی کٹی ہوئی, جتنے بھی ہیں, چلے جتنے بھی ہیں. مطلب ایک واقعہ ہوا, اس واقعے کے بعد کس نے اس واقعے کا فائدہ اٹھایا, اور وہ واقعے کے بعد یہی تھا نا کہ پہلے اب جو سارے ڈسکلوز ہو چکا ہے کہ لنڈن میں عمران خان صاحب اور طاہر القادری اور شیخ رشید اور فلانے ڈھمکانے اور ہمارے کچھ اسٹیبلشمنٹ کے لوگ, ہماری ایکس اسٹیبلشمنٹ کے لوگ جو ہیں وہاں پہ انہوں نے پلاننگ کی کہ کس طریقے سے نواز حکومت کو گرانا ہے. ماڈل ٹاؤن کا واقعہ ہوتا ہے مئی میں اور لانگ مارچ چلتا ہے اگست کے اندر, تو کنیکشن عام بندے کو سمجھ میں آتا ہے. میں بات یہ کر رہی ہوں, نہیں رضا صاحب اس کا کنکلوڈنگ پوائنٹ یہ ہے اس بات کا جس کے اوپر ہر کوئی آ کے ٹی وی پہ بات کرتا ہے. کبھی عمران خان کے منہ سے آپ نے سنا, وزیر اعظم پاکستان کے منہ سے 2.25 سال سے, کہ انہوں نے سانہ ماڈل ٹاؤن کے حوالے سے کوئی سارے لوگ اپوائنٹ ہو گئے, وہ سارے ذمہ دار جن کو ہم انہیں قرار دے کے پلیڈ کیا تھا وہ واپس یعنی کہ 2.25 سال سے صرف کٹ کے رکھا ہوا ہے. اگر لوگ پچھلے انوالو تھے, ڈاکٹر صاحب جب باہر سے آئے تو انہیں پتا نہیں تھا کہ یہ آج کل موضوع نہیں ہے پی ٹی آئی کا, تو اس لیے وہ نہ چھیڑتے اس کو. تو ڈاکٹر صاحب یہ جو ہے, ایک تو وہ پچھلا سوال کے کوئی بات ایسی بتائیں کہ جو پی ٹی آئی نے اوورسیز کے حوالے سے ہی بتا دیں کہ کی ہو, اور دوسرا سر بڑا مشکل ہو رہا ہے پی ٹی آئی کے اقدامات کو ڈیفینڈ کرنا. سر نہیں بالکل کوئی مشکل نہیں ہو رہا, آپ ہمیں یہاں 10 گھنٹے بٹھائیں, ہم ڈیفینڈ کریں گے اس کو. اوورسیز پاکستانیوں کے حوالے سے اگر آپ دیکھیں تو مجھے یہ بتائیں کہ آپ پچھلے کورونا سے لے کے ابھی تک 5 مہینوں میں ریکارڈ پیسے بھیجے ہیں اوورسیز پاکستانیوں نے اس ملک میں.
ये जो महीना अभी चल रहा है 2.2 अरब सर वो तो और भेजते ही हैं, 6 हुकूमत ने करोड़ क्या किया हमें उनके लिए सर? हुकूमत ने देखें एक तो जो हमारे यहाँ पे पंजाब कमीशन और ओपीएफ जो बेहतर काम कर रहा है, जो हमारे प्रॉपर्टीज के जो कब्जों के केसेस थे वो तो पहले से भी काम कर रहे हैं। सर, वो तो खुद कब्जे करते थे। कौन सा काम करते थे वो हमें 1 महीने के लिए हम आते थे, कहते थे जी आपका ये कब्जा नहीं छूट सकता, ये 4 आने में हमें भेज जाए। ये इस हुकूमत में 80% से ज़्यादा केसेस पे फैसले हुए हैं जो ओवरसीज़ पाकिस्तानियों की प्रॉपर्टी पे कब्जे हुए थे। पंजाब कमीशन बेहतरीन काम कर रहा है। उसके बाद रोशन पाकिस्तान का अकाउंट जो अभी हुकूमत पाकिस्तान ने खोला है, उस अकाउंट खुलने से पहले ही ओवरसीज पाकिस्तानी अरबों रुपया पाकिस्तान की मैशियत में हिस्सा डालने के लिए भेज रहे हैं। तो ये उनकी ये तो कामयाबी वो नहीं है कर रहे हैं ना सर, आप क्या कर रहे हैं, हुकूमत क्या कर रही है सर। हुकूमत चोरों डाकुओं के साथ उलझी हुई है सर इनके साथ हुकूमत को आप सांस ही नहीं लेने दे रहे। सारे मुल्क के डाकू इकट्ठे हो गए हैं और वो बस एक मुझे सर एक सॉरी डॉक्टर साहब प्लीज उनको करने दे। सर मुझे ये बताएं हाँ जी। कि इतनी जल्दी क्यों है, क्यों इतनी जल्दी के कोरोना इतना बुरी तरह सेकंड वेव आई है। अभी आप कह रहे थे ना कि जी एफआईआर दर्ज होगी बड़ी साहब, आप यकीन करें कि मैं लंदन में 5 महीने कोरोना में फंसा रहा हूं। अगर आप बाहर जाएं तो आपको 500 पाउंड जुर्माना है और अगर आप दोबारा जाएं तो आपको 14 दिन की जेल है। तो मुझे ये बताएं कि यहाँ क्यों इतनी आग लगी हुई है कि ये भी सेनेट के इलेक्शन से पहले क्यों हुकूमत को गिराने पे तुले हुए हैं? मैं अर्ज करता हूँ ये असद उमर का कसूर है सर। असद उमर ने पार्लियामेंट के फ्लोर में भी और काबीना में भी बैठ के कहा ये कोरोना आ गया, बेहतर हो गया, हमारी इज्जत बच गई, हम तो इकोनॉमी का पहले ही बेड़ा अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान दुनिया में 7वां मुल्क है। अल्लाह की कोई खास आबादी के साथ है। अब अल्लाह की कोई खास कर्मनवाजी है इस मुल्क के ऊपर कि ये मुल्क कोरोना जैसी वबा से बच गया। सर आपने इटली, स्पेन, फ्रांस, लंदन, आपने उन मुल्कों में नहीं देखा जहां लाशें जलाई जा रही हैं मुसलमानों की, लाशें नहीं दी जा रही सर वहां पे। ठीक है। अच्छा सर, पाकिस्तान जब 2 साल पहले मुल्क दुनिया की 28वीं बड़ी इकॉनमी था, इस वक्त 34वीं बड़ी इकॉनमी रह गया। हमारे यहाँ कोरोना आया ना, उनके यहाँ भी आया होगा, तो फॉल तो इक्वल होना चाहिए था सर। वो ज्यादा गिर गए सर, वो डेवलप कंट्री है, हमारे पास है क्या? ठीक है, हम तो पहले कर्जे पे चल रहे हैं। 30,000 अरब मियां नवाज शरीफ हुकूमत कर्जा लेके चली गई, नहीं उसका सूद उतारने के लिए हमें फिर कर्जा लेना पड़ रहा है सर। अब देखें, आप तो हर बात को नहीं का तो कोई जवाब नहीं। जलसे में चलें, इकोनॉमी मेरा सब्जेक्ट है। मियां साहब उधर चले जाते, मैं सर ये जलसे वाले जो है ये सुबह नाश्ते के अलावा दोपहर को क्या खाएंगे ये बताइए। दोपहर को सर ये वो कीमे वाले नान सर। अच्छा, इनके बट्टों की पसंदीदा ग़िज़ा है जी। बिल्कुल ठीक है। कीमे वाले नान खाएंगे, ये सुबह पाए खाएंगे, फिर वहां पे चने खाएंगे और उसके बाद भट्टो जिंदा नारे लगाते अपने अपने घरों को चले जाएंगे सर। ये बट्टों से भुट्टो तक का आपने सफर तय करवा दिया। अच्छा, नहीं आपका ख्याल है कि इस जलसे का कोई असर नहीं सर? 126 दिन अगर 126 दिन का धरना, अगर हुकूमतें चेंज जलसों से होती ना तो सर 126 दिन का धरना करना ही ना पड़ता। बिल्कुल ठीक है। पहले दिन ही जो ना, पहले जिस दिन इमरान खान लाहौर से निकला था, अगर आपके बकौल, अगर नून के बकौल, अगर सारी पार्टियों में बकौल के जी तय हो गया था कि नवाज शरीफ साहब को निकालना है, तो फिर जिस दिन खान साहब लाहौर से निकले थे उसी दिन ही वो हुकूमत जो ना वो उल्ट गई। जिस तरह चीफ जस्टिस बहाल हुआ था सर, यानी कि आप वही बात कह रहे हैं जो उस वक्त PMLN कहती थी। इनकी बात से तो यही लगा है। आप वही बात कह रहे हैं मियां साहब। मियां साहब जो है ना बस काबू आ गए यार। भाई अब आप इतने ਅਸੀਂ ਤੇ प्यार करन दे। हम तो कह रहे हैं कि PMLN को जितनी गालियां देनी है दे लें। नहीं, हम गालियां नहीं दे रहे सर, हम तो एक बात कर रहे हैं कि यार खुदा के लिए अगर अदारे आजाद हुए हैं उनको काम करने दें। अच्छा, इनका एहतसाब अगर हो रहा है, कोर्ट है ना जी, आजाद कोर्ट, इन कोर्टों ने इजाजत दी है ना नवाज शरीफ को यहाँ से जाने की। ठीक, इन्होंने दी है ना, इन्हें कोई मैनेज किया है ना आप लोगों ने। बेनजीर की सजा भी इन्हीं कोर्टों से आपने टेलीफोन करा के ली थी ना। ठीक, तो सर इनको दे मौका, इनका एहतसाब करें। रईस साहब वो भूल गए मेरा ख्याल है, वो आपने ना उलझा देते हैं आप मियां साहब को।
वो यार, एक लॉ बना है मियां ओवरसीज साहब को पाकिस्तानी time तो के लिए, वो पूरा- वाकयातन अच्छा लॉ है। कौन सा? एक ओवरसीज पाकिस्तानियों के लिए जो मियां law साहब बना को है, तो बात पूरी वो- करने देना, जी। पहली दफा आए हमारे प्रोग्राम में, टाइम तो उनको पूरा जाए। नहीं जाने दें जी, जितना बिल्कुल। मर्जी सर, जितना अच्छा अच्छा अच्छा, चलिए अपना भट्टी साहब, तो इसका मतलब है कि सड़क जो है वो स्टेडियम से खुली होती है? जी आप कॉल सिजाल अकबर तो यही कहते हैं। जी रईस साहब, परसों ना हिलरी क्लिंटन ने एक इंटरव्यू था उनका बड़े चैनल पे, ना कर यार, ठीक है? प्रोग्राम बंद करा, नहीं, भट्टी ना मैं- कर नहीं, यार। नहीं, नहीं, मोटी सी बात आपको बताता हूँ। उन्होंने अच्छे लफ्जों में पाकिस्तान का नाम नहीं लिया। नहीं लिया। तो बात यह है जी कि वही हिलरी क्लिंटन है जो शाह महमूद कुरैशी साहब या पुराने हमारे वजीर खारजा के साथ बड़े अच्छे हंस के बोलती शाह थी। महमूद कुरैशी के साथ ही नहीं, मैं वैसे बता रहा हूँ कि उनके सेक्रेटरी जो फॉरेन अफेयर्स होते थे माजी में, एक वो खातून थी, वो भी जो थी कॉन्डोलीजा राइस, वो बड़ा हंस के बोलती थी, वही दौर था। अब वो क्यों ऐसा हो गया जो अमेरिका भी हमारे खिलाफ हो गया, लेकिन चले छोड़ देते हैं इस चीज़ को। अब अगर मौजू जो है जरे बहस जो मौजू है हमारा जलसे का, देखें हुकूमत को कोई ख़तरा नहीं है। मियाँ साहब ने भी कह दिया है कि जी इन जलसे जुलूसों से हुकूमतें तब्दील नहीं हुआ करती। अगर इन्होंने 126 दिन का धरना दिया था, उसमें नुकसान बहुत सारा पाकिस्तान का भी हुआ, आपके बहुत सारे प्रोजेक्ट्स मंसूबे डिले हो गए, कोई बात नहीं, चले मान देखिए कॉमन तो है ना, उस वक्त उस धरने की वजह से चीनी वजीर आजम नहीं आए जी, इस वक्त इनकी वजह से चीनी सदर नहीं आ रहे। सदर जो है रईस साहब, बात यह है कि जो कल गुजरांवाला में होने जा रहा है, मैं ज़ाती तौर पे अगर पूछें तो मुल्क किसी भी अफरा तफरी का मुतामिल नहीं हो सकता। इस वक्त जो मौजूदा हमारी सूरत हाल हो चुकी है, उसमें नुकसान किसका है? किसी सियासी जमात का कोई नुकसान नहीं होना जी, ना तहरीक इंसाफ का, ना मुस्लिम लीग नवाज का, ना पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का, ना ANP का, ना ही किसी नेशनलिस्ट पार्टी का, और ना ही किसी और छोटी बड़ी जमात का। नुकसान होना है मेरा आपका, यानी अवाम का। सही। अब आज राना सनाउल्लाह साहब ने एक बात की, प्रेस कॉन्फ्रेंस की उन्होंने गुजरांवाला में खुर्रम दस्तगीर के साथ बैठकर। उन्होंने कहा जी कि अगर आप महंगाई के खिलाफ हैं, अगर आप ये बिजली के बढ़ते हुए बिलों के खिलाफ हैं, और आप समझते हैं कि आपके साथ ज्यादती हो रही है, तो कल आपने जलसे में आना है और निकलना है। अपोजिशन तो बुलाएगी, ठीक है ना, वो बुलाएगी। अब मुझे ये बताइए कि वहां पे खुदा ना खास्ता कोई ऐसा वाकया रूनुमा हो जाता है, या वहां पे अगर जिला इंतजामिया के साथ ही कुछ मसला बन जाता है, वहां पे हाथापाई हो जाती है, तो मुझे बताएं क्या उस लड़ाई के बाद वो आगे जाएगी या पीछे को वापस करेगी? बिल्कुल ठीक है, वो आगे को जाएगी। अच्छा ये बताइए, मरियम को गिरफ्तार किया जा सकता है? रईस साहब, उनको गिरफ्तार नहीं हो सकती, हिरासत में किया जा सकता है उनको, या नजरबंद किया जा सकता है, ठीक है, किसी केस में अगर कर सकें। लेकिन तो इज शी इन लाहौर? लम्हा मौजूद शी में इज वेरी मच इन लाहौर। लेकिन मैंने कल भी गुज़िश्ता रोज भी बात की, मैं आपको फिर बता देता हूँ, जाती उमरा जो उनकी रिहाइशगाह है रईस साहब, उसके तकरीबन कोई 10, 12, 14 रास्ते हैं अंदर जाने के और बाहर निकलने के। कंटेनर लगा के मेन रास्ता बंद करेंगे, वो साथ वाली एक हाउसिंग सोसाइटी है उसमें से रास्ता है, फिर एक उससे अगली हाउसिंग सोसाइटी है उसमें से रास्ता है, उनकी ज़मीनों के अंदर से 6-7 रास्ते जाते हैं जो सारे के सारे बाहर को निकल आते हैं। ठीक है, अब कौन कौन से रास्ते पे क्या क्या जो करने क्या जा रहे हैं, कहीं से भी निकल अब कहीं से भी निकल सकते हैं। नवाज शरीफ साहब जब वो उन्होंने बात की, मेरे मोहतरम मियां तारिक साहब ने, नहीं उनको कुछ नहीं कहना, पहली दफा है हमारे गुजरांवाला नहीं आगे भी बड़ी दफा आएंगे, वो गुजरांवाला की उन्होंने बात की, जस्टिस इफ्तिखार वाली, वो जस्टिस इफ्तिखार वाली। तो मॉडल टाउन में मैं उस वक्त मौजूद था, वहां पे जब वो निकले थे, वो भी वहां पे टेंट लगे हुए थे, आगे पुलिस की गाड़ियां भी खड़ी थी, वो टेंट के बीच में से उन्होंने अपनी गाड़ी निकाली, वो टेंट को फाड़ते हुए निकल गए। देखें ये चीजें हो, ये माजी में भी होता रहा है। ठीक है, आपका ख्याल है नहीं है, गिरफ्तारी नहीं होगी, गिरफ्तारी नहीं हो सकती है, उनको नजरबंद किया जा सकता है या उनको किसी तरह रोका जा सकता है। लेकिन उन्होंने कहा तो है कि मैं कल शाम को या कल जुमे के बाद नमाज के बाद निकलूंगी वहां पे अपने कब्र पे हाजिरी दे के, वालिदा की और दादा के। लेकिन मैं आपको एक बात बड़ा वाज़िया बता दूं जी, मरियम बीबी जो है आज रात किसी वक्त गुजरांवाला वो या तो पहुंचने वाली होंगी या वो पहुंच चुकी होंगी, ठीक हो गया। लेकिन वो हिरासत में या नजरबंदी वाला काम जो है ना जी, ये नहीं होना चाहिए। आपको कोई खतरा नहीं है। आपने वो तो शुरू में बात की जी एक कि जी वो 200 अरस्तु और अफलातून इनके पास थे, तो वो बिल्कुल है रजी साहब, आप 100 थे, 100 का दावा था, 200 अरब तो डॉलर आने थे। अच्छा सॉरी मैं गलत हो गया जी, 100 तो देखे ना जी, आपके 58 वज़रा हैं और 60 आपके तर्जुमान हैं, तो मुझे बताएं कितने हो गए? 100 तो पूरे हो तो गए। फिर रजी साहब देखें, आप जाती करते हैं, ठीक हो, मियां साहब की मौजूदगी में भी आपने आज जाती की, मैंने गिनती भूल गई, मैं नहीं, माजरत खां। आपने मियां जाती साहब की है, नहीं ऐसा होना चाहिए। पॉलिटिकल आखिरी मिनट है, एक पॉलिटिकल गवर्नमेंट को एंगेज करना चाहिए अपने मुखालफिन को, और मौजूदा हुकूमत ने ऐसी कोई हरकत नहीं की। ठीक है, आप समझते हैं दुरुस्त किया? नहीं, बिल्कुल उनको एंगेज करना चाहिए, उनके साथ मुज़ाकरात भी करने चाहिए, लेकिन केसों के ऊपर या उनकी शर्तों के ऊपर नहीं करने चाहिए। जो वो शर्तें रखते हैं कि जी आप हमारे साथ मरियम को जाने दें, फलां के केस ख़त्म कर दें, नैब से आज़ादी दिला दें, NRO
उस पे तो प्राइम मिनिस्टर बिल्कुल का ठीक। वाज़िया मौक़िफ़ है कि जी एनआरओ नहीं दूंगा चाहे मेरी हुकूमत चली जाए। बिल्कुल ठीक। तो हम घबराने वाले नहीं हैं। ठीक है। ये यहाँ फेस करें, सूरज पे जा रहे हैं नहीं, नहीं। ये फेस करें, ये फेस करें, मुकदमात को आगे सामना करें। हाँ आप देखो प्लेटलेट्स, आप देखें मैं तो हैरान, आप घबराने, खुदा की कसम प्लेटलेट्स मियां साहब, आप घबराने वाले नहीं हैं, लेकिन तो आपके कायद को बार बार कहने की जरूरत क्यों पड़ती है कि घबराना नहीं है? याद करवाता है ना, कौम भूल जाती है 24 ठीक घंटे के हो, बाद। ठीक हो, जी। डॉक्टर साहब आखिरी 30 सेकंड। बिल्कुल, ये जो बात रजी साहब आपने की है कि हुकूमत को इंगेज करना चाहिए था। देखें टीवी के ऊपर आके तमाम इनके वजीर और मशीर जो दिन में 6-6, 7-7 प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, मेरा ख्याल 9 बजे शुरू होते हैं, 9 बजे एक ही बारी होती है, फिर 10 बजे, फिर 11 बजे, फिर 12 बजे, फिर आफ्टरनून में, फिर रात तक सुबह मुसलसल प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए से, इंक्लूडिंग द प्राइम मिनिस्टर, अगर आपने वज़ीर आज़म के खताबात भी रिसेंट देखे हों या रिसेंट पास्ट में भी देखे हों, एक मुसलसल ही हेट स्पीच का इंप्रेशन आता है। शेख रशीद साहब की खुले आम धमकियां, नून में से शीन निकलेगी और निकलनी होगी वरना शहबाज शरीफ, याद कर लो, इस दौरान में आपको पता है धमकी देते हैं वो कैमरे की तरफ मुंह कर लेते हैं, वो धमकी ऐसी खुलेआम देते हैं कि ये होगा, अगर नहीं होगा तो हम ऐसी की तैसी कर देंगे। तो हेट स्पीच जो है, देखें रज़ी साहब, पूरी दुनिया में एक रेजिस्टेंस का फिनोमिना है। रेजिस्टेंस ये होती है कि जब आप रेजिस्टेंस को एंगेज करते हैं, इस एरिया को या उन लोगों को, उस ग्रुप को एंगेज करते हैं, तो रेजिस्टेंस का लेवल खत्म होना शुरू हो जाता है। जब आप उस रेजिस्टेंस को कंप्रेस करते हैं तो रेजिस्टेंस बड़ी हो जाती है, रेजिस्टेंस जो है वो रिबाउंड करती है, और ऐसे ही। लोगों के सेंटीमेंट्स रिबाउंड करते हैं, इंगेजमेंट होनी चाहिए, एक दूसरे के साथ मुज़ाकरात होनी चाहिए, यही सियासत है और यही सियासत का हुस्न है। कल का जलसा क्या डिक्टेट करेगा ये तो हम कल ही आपको बता पाएंगे। हो सकता है कल का प्रोग्राम भी हमारा जलसे से पहले ही हो। आज के लिए इतना ही, कल फिर आपसे मुलाकात होगी, अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।